Hello everyone, welcome back to this third video of this first chapter we have started from your book Supply Chain Management, and the name of the chapter is Supply Chain Management and Introduction. Students, before starting let us recall and rewind what we have already studied. We have studied the meaning of supply chain management. This diagram we have made it clear. We have discussed the characteristics and components also, and now we have to discuss these flows in supply chain management. Let me once again recall you to what supply chain is basically. Look, supply chain is establishing a kind of network in between various components of the company so that the product is manufactured well and then it is delivered well to the potential buyers. Supply chain is a system of organizations, people, information and resources involved in supplying a product or service to the customer. So before production and after delivery we have to see everything in the supply chain management. और किया क्यों जाता है? ताकि कस्टमर को राइट प्रोडक्ट ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम मिल जाए. बेसिकली तीन तरह के फ्लोज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन, सेकंड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज फाइनेंस. इन्फॉर्मेशन हमने टू वे जो है वो एरो बनाई है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंड टू supplier or producer to customer and customer to supplier or producer. Then from supplier the product travels to the customer and from the customer it is finance which travels to the producer. आपका जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो दोनों तरफ मूव करेगी, कस्टमर से सप्लायर और इवन सप्लायर से जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसकी तरफ. देन द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर और अंत में कस्टमर की तरफ से पेमेंट वाला जो पार्ट है वो सप्लायर को दे दिया जाएगा. आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू. द वेरी फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, देन वी हैव टेक्टिकल एंड द थर्ड इज ऑपरेशनल फंक्शन. आगे की स्लाइड में इसकी बात करेंगे. तो नाउ लेट अस सी व्हाट स्ट्रेटेजिक फंक्शंस आर. स्ट्रेटेजिक फंक्शंस वो हैं जो फर्म को एक एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर दिलवाने के लिए किए जाते हैं. लाइक वी हैव टू हैव अ फ्रंट फुट, हमें एक आगे जो है कदम रख के चलना है. सो सबसे पहले इसमें स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लोकेशन, साइज ऑफ वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, आप किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन सेंटर्स को पूरे देश में, पूरे रीजन में, पूरे स्टेट में नहीं फैला सकते. सो उस प्रोडक्शन वाले जो प्लांट को रिप्लेस करता है वो है वेयर हाउसिंग. सो व्हाट आर गोइंग टू बी द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज, वेयर आर गोइंग टू बी द लोकेशंस, और उन लोकेशंस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उनको कितना एरिया दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अबाउट मैकडॉनल्ड्स आई हैव हर्ड कि चंडीगढ़ से इनका जो है रॉ मटेरियल चलता है और शायद 50-100 किलोमीटर तक दे कीप्स ऑन सप्लाइंग जस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट. सो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर गोइंग टू बी माय पोटेंशियल लोकेशंस, और वहाँ पर जो है मेरे जो वेयर हाउसेज होंगे उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है वो कितने बड़े एरिया का होगा. उसके बाद है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे रिलेटेड पार्टनर्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं और फाइनली जो कंज्यूम करते हैं, उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना, एक कम्युनिकेशन चैनल ऐसा डेवलप करना ताकि कस्टमर जो है या बीच में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोग जो हैं वो दे आर सेटिस्फाइड. एक फॉर एग्जांपल देयर इज अ कस्टमर केयर नंबर गिवन ऑन एवरी प्रोडक्ट यू परचेजेस. आई विटनेस 2 केसेस. वन, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लिक्विड सोप है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने मेरे जो डिटोल के साथ तजुर्बा हुआ वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर. हाउ दीज पार्टनरशिप्स आर वर्किंग. सो कंपनी का हेड ऑफिस मुझे नहीं पता कहाँ, शायद वो मुंबई का था, कस्टमर केयर सेंटर मुझे नहीं मालूम कहाँ का था, बट मैंने प्रोडक्ट जो है वो अपने शहर से ख़रीदा. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो हैंड वॉश है उसको लगाने के बाद हैंड्स की स्किन जो है वो ड्राई हो रही है. Now we are talking about creating communication channels. What I did, I wrote a mail. मैंने उनको एक ईमेल किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, I have used this product of yours
एंड दीज आर द रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं। सो दे आस्क्ड अबाउट दी बैच नंबर, इवन दे आस्क्ड फॉर बिल। उनको मैंने कहा कि बिल मेरे पास नहीं है, बैच नंबर जो प्रोडक्ट का था वो मैंने भेज दिया उनके पास। एंड सरप्राइजिंगली 15 दिन बाद मेरे घर पर एक कोरियर आता है जिसके अंदर एक अगेन देयर इज अ हैंड वॉश ऑफ द सेम साइज परचेज किया था विद अ मैसेज, सर वी वैल्यू आवर रिलेशंस एंड आई बिलीव कि आवर रिलेशंस आर नॉट गोइंग टू सफर बाय योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आई सेड वेरी गुड। सो नाउ वी हैव द ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल A, B, C, there are 3 people. A, B and C, there are 3 people. A is somewhere in सूरत, गुजरात, सूरत में है वो। B is somewhere in Delhi. So we can manage with A and B both. A सूरत में है, B जो है वो दिल्ली में है, और काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग शहरों में हैं। नाउ बी जो दिल्ली में बैठा है वो सूरत से माल मंगवा के बाकी सारी लोकेशन पर भेजता है। सो इसके लिए पहला केस ये है कि आपके पास जो दिल्ली में माल उतरेगा उसके बाद आप अपने वेयर हाउस में रखेंगे और फिर धीरे धीरे आप जो है दूसरी लोकेशन पर माल को भेजोगे। तो क्रॉस डॉकिंग एक जो है वो सप्लाई चेन का माध्यम है। उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस डॉकिंग में जैसे ही माल आता है उसको तुरंत साथ साथ दूसरी गाड़ी में लोड करवा के अगली डेस्टिनेशन के लिए चला दिया जाता है, बजाय कि उसको वेयर हाउस में रखा जाए 2-3-4 दिन या हफ्ता संभाला जाए। नो, इंस्टेंटली वी आर सप्लाइंग इट डायरेक्टली टू दी बायर हु इज सिटिंग एट हुसएवर व्हाटसएवर प्लेस। क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, माल को ट्रक में से उतार कर दूसरे साधन पर लदवा दिया जाता है ताकि माल अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। सेकंड इज डायरेक्ट शिपिंग। डायरेक्ट शिपिंग अगेन बी दिल्ली में है, ए सूरत में है और सी है यमुनानगर में। अब सी ने बी से संपर्क किया जो कि दिल्ली में है कि मुझे ये माल चाहिए, और बी ने सीधा ए को कहा सूरत से माल सीधा यमुनानगर में भेज दो, मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शिपिंग। एंड थर्ड इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनका व्यापार बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सेल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल मारुति। अब मारुति के प्लांट में जो आपके बॉडी पार्ट बनते हैं, एडिशनल पार्ट बनते हैं, वो पार्ट पूरे रीजन में सप्लाई करने हैं। अब इसके लिए या तो मारुति अपना कोई एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चलाए, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है किसी एस्टैब्लिश ब्रांड को आप ये काम सौंप दो, जिसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। सो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, हमने ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि आपको हर दूसरे दिन हमारे ब्याह पे ये माल लेके इस रीजन में निकलना है और इन शहरों में आपने माल की डिलीवरी देनी है। देन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिंपली मीन्स which stage the product is at, and through supply chain we can maintain or we can enhance the life of the product. For example, in so many areas the products, so many products are still not there. हमने उस दिन ब्रिटानिया के ब्रेड की बात की थी, बहुत सारे रीजन्स में वो सप्लाई नहीं दे पा रहे। So you can enhance the, by improving the supply chain, you can enhance the life, product life in the market. Then is information technology chain operations. What are the what are your tie-ups with the IT enabled systems? आप कंप्यूटर पर, आप मोबाइल पर ऑर्डर लेने में समर्थ हैं या नहीं हैं, आप इंफॉर्मेशंस लेने और देने में समर्थ हैं या नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने उनको मेल कर दिया एंड दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। सो यू शुड बी वेरी एक्टिव, एंड राइट नाउ almost every company is having their website, and you know this is IT which has expanded the vision or scope of the business. आज ग्लोबल बिजनेस हो गया, वो इसीलिए हुआ क्योंकि आईटी है। देन इज अलाइनिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड सप्लाई स्ट्रेटजी। ओवरऑल जो बिजनेस को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने की स्ट्रेटजी है उसको अलाइन करना, उसको एक रूपता, उसमें समरूपता लेके आना, और माल के वितरण की स्ट्रेटजी बनाना। सो ये थे हमारे स्ट्रेटजिक फंक्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं टेक्टिकल फंक्शंस की तरफ। नाउ टेक्टिकल फंक्शंस क्या है? सबसे पहला
सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर परचेजिंग डिसीजन। सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने उन लोगों के साथ करने हैं हु आर गोइंग टू एक्ट एज अ सोर्स, मीन्स रॉ मटेरियल का सोर्स या फिर किसी भी तरह के ऐसे प्रोडक्ट का सोर्स, ऐसी सर्विस का सोर्स जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। अदर परचेजिंग डिसीजन, हमें और क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, किस शहर में सस्ता है, किस शहर में महंगा है, कहाँ से हमें जल्दी मिलेगा, कहाँ से हमें लेट मिलेगा, कहाँ का ज़्यादा बढ़िया और कहाँ का ठीक ठाक क्वालिटी का। देन इज प्रोडक्शन डिसीजंस लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोड्यूस खुद करना है, बाहर से करवाना है, कब करवाना है, एंड हाउ टू प्लान दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लेज का पैकेट उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है मार्केटेड बाय पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स और फ्रिटो ले, मैन्युफैक्चर्ड बाय, इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है ये वाला काम। काफ़ी सारे रीजन में काफ़ी सारे लोग हैं जो पेप्सिको के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन्वेंट्री डिसीजंस, क्वांटिटी, लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री, कि स्टॉक कितना रखना है, किस जगह कितना रखना है, और व्हाट इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक एंड हाउ टू मेंटेन दैट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वस्तु ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मॉइस्चर से दूर रखनी है या मॉइस्चर में रखनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस अबाउट दिस ऑल्सो। देन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी, फ्रीक्वेंसी, रूट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कि किस रूट पर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिल्ली से माल भेजना है चंडीगढ़, करनाल और यमुनानगर, और माल है एक ट्रक का, अब एक गाड़ी चलाई जाए या तीनों लोकेशन के लिए 3 गाड़ी चलाई जाए, ये है रूट, कि पहले पानीपत माल छोड़ेगा, फिर चंडीगढ़ छोड़ेगा, और चंडीगढ़ से घूमते हुए यमुनानगर आएगा, और यमुनानगर से फिर दिल्ली वापस पहुंच जाएगा। देन है फोकस ऑन कस्टमर डिमांड, द प्रेजेंट डिमांड एंड द पोटेंशियल डिमांड ऑल्सो। प्रेजेंट डिमांड में हम ये देखते हैं कि आज की डेट में उसकी डिमांड क्या है, और पोटेंशियल डिमांड में हाउ मच ही कैन परचेज। So these were the tactical functions, and now let us move to the third functions, which are operational functions, जो हमारे operations में, routine operations में काम आते हैं। वेरी फर्स्ट डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। नाउ अगर हमने वेयर हाउस बनाया है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको हमेशा भर के रखना है। व्हाट इज गोइंग टू बी द रूटीन प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन, और कितना हम उसको सप्लाई कर पा रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड और रिक्वायरमेंट ऑन द मार्केट हम लोग प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेंगे। देन है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दी सप्लाई चेन। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूज़पेपर की ही बात करूं तो मेरा ये अनुमान है कि जो वीकेंड वाला टाइम है, सैटरडे संडे, अखबार ज़्यादा बिकती है। सो सैटरडे एंड संडे न्यूज़पेपर्स की सेल ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में हम ये देखेंगे हफ्ते के किन दिनों में हमारी सेल ज़्यादा है। उसके अलावा जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है तो शायद लोग जो है वो, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो आई थिंक ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं अपनी बात कह पाते, या कह लीजिए कि शोर ज़्यादा है और बात कम है। अखबार जो है वो आपको ब्रीफ कर देती है सारी सिचुएशन के बारे में। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की कुछ हलचल होती है तो शायद इस तरह की न्यूज़पेपर्स टाइप चीज़ों में सेल्स में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। सो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, आपको किस मौके पर कितना प्रोडक्शन करना है। इसी तरह त्योहारों के समय पर जो चॉकलेट्स हैं मान लीजिए, त्योहारों के समय पर ज़्यादा चाहिए, कंबल वगैरह है सर्दियों में हमें ज़्यादा चाहिए। तो डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है वो डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग पर आधारित है कि हम किस समय कितनी डिमांड को फोरकास्ट कर पा रहे हैं, और क्या हमारे पास्ट ट्रेंड्स रहे हैं, क्या हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रही हैं। सोर्सिंग प्लानिंग, हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ से माल ले सकते हैं, किस रेट पर ले सकते हैं, किस क्वालिटी का माल ले सकते हैं, इन्वेंट्री का स्टॉक कितना हमारे पास है और कितना हमें ज़रूरत पड़ सकता है। इनबाउंड ऑपरेशंस, जो माल को संस्था में लाने से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल, पता लगाना कहाँ पर माल मिल सकता है, क्वालिटी चेक करना, और उसके बाद उसको संस्था के अंदर, कंपनी के अंदर मंगवाना, सप्लायर्स के साथ रिलेशन बनाना और माल को रिसीव करना। आउटबाउंड, जो माल के बनने के बाद बाहर जाने से संबंधित है, दूसरों के गोदाम में माल पहुंचाना और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना। सो दीज वर दी ऑपरेशनल फंक्शंस। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। देखिए आपकी लोकेशन क्या है और
उस पर आधारित होंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। अगर आपकी लोकेशन ज़्यादा दूर है, अंदर है शहर के, या आप बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, छोटी गाड़ी जा सकती है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी सप्लाई चेन डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। आपकी लोकेशन पे जो सड़कों का जाल है वो कैसा है, अगर वो क्लियर हैं, फेयर हैं, साफ़ हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हैं। दूसरा, किस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, जोन सा हमें सस्ता पड़ेगा, हम उस पर बैठ सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप कैसा है, फॉर एग्जांपल एक तो ख़राब होने वाली वस्तु है, जैसे दूध होगी या दूध से बने दूसरे उत्पाद होगी, तो उनका जो हमारा सप्लाई चेन है वो दूसरे हिसाब से सेट होगी। उसके अलावा जो ड्यूरेबल चीज़ें हैं, फ्रेजाइल चीज़ें हैं, उनके लिए हमारी अलग तरह से प्लानिंग होगी। देन प्रोडक्शन डिसीजन जो है वो इन्वेंट्री पे बेस्ड है। नाउ बेसिकली इट इज़ इन्वेंट्री का पॉइंट आगे आ गया, तो इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग करना चाहे तो अलग भी ले सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड? If let's say production decisions which includes type of products to be produced and the plants where those products will be produced, scheduling production etc. play an important role in determining the production decision. Now production decision and supply chain management, when to produce, what is to be produced and when it is to be produced. For example, हैंडलूम के केस में अगर मैं बात करूं तो जुलाई, अगस्त या जून के बाद जो है, जैसे सर्दियों का आगमन शुरू होने वाला होता है उससे 2-3 महीने पहले आपका प्रोडक्शन भी और आपकी सप्लाई चेन भी आपको बढ़ानी पड़ती है। आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका वेयर हाउसिंग आपको बढ़ाना पड़ता है। जून से पहले आपका लॉजिस्टिक्स का ज़्यादा रोल है और जून के बाद सारी सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन इज इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए ताकि हम कॉस्ट को मैनेज कर सकें। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रूटीन स्टॉक, फेस्टिवल्स पे कितना स्टॉक रखना है आपने, एंड व्हाट आर दी सोर्सेज। तो ये सारे हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रभावित करेंगे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई पूरी है तो प्रोडक्शन भी पूरा होगा, डिलीवरी पूरी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर एग्जांपल हम अपना ट्रांसपोर्टेशन तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक इतने अमाउंट तक का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का ऑर्डर है तभी हम गाड़ी भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर दैट? Then is supply chain integration. Now integration here means the integration of all the activities from pre-production, or you can say the collection of information to the delivery of the product to the final consumer. अब यहाँ पर क्या है कि there should be no gap. For example, आपने एक वॉशिंग मशीन ली और कंपनी ने कहा कि ठीक है जी, इंस्टॉलेशन आपके घर पे आगे कर दी जाएगी, एंड यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन टू कॉल, और अगले हफ्ते तक कॉल नहीं आती। ऐसा रेयर होता है, आप मशीन लेके घर पहुंची, अगले दिन आपके पास कॉल आ जाएगी, जी हम लगाने आ रहे हैं, आप बताइए कब आएँ। तो दिस इज व्हाट इफेक्टिव और एफिशिएंट सप्लाई चेन इज। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को चलाए रखते हैं? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सारे सिस्टम को चलाती है। कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ पे माल बिकेगा, कितना मूल्य चल रहा है, कितना मूल्य कहाँ पर है, इस सारा सिस्टम, इवन ऑर्डर गिविंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। देन इज प्रोडक्शन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट इज समथिंग विच अफेक्ट्स द कंपनीज इमेज ऑल्सो। सो वट एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, कंपनी की गुडविल उसी से बनेगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन पार्ट। देन इज इन्वेंट्री, स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री है तो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन है तो डिलीवरी है, ऑर्डर कीपिंग है। सो इसमें 3 चीज़ें आएंगी, पहला साइकिल इन्वेंट्री, दूसरा सेफ्टी इन्वेंट्री, और तीसरा है सीजनल इन्वेंट्री। इसकी बात हालांकि मैं पीछे कर चुका हूँ आपसे, पर एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। साइकिल इन्वेंट्री में हम लोग करते हैं कि रूटीन में हमारा कितना स्टॉक लगता है। अखबार के केस में जैसे हम बात कर रहे थे, कितना रॉ मटेरियल हमें रूटीन में चाहिए। फॉर एग्जांपल रोज का हमारा 100 टन कागज़ लगता है या 50 टन कागज़ लगता है, तो ये हमारा साइकिल इन्वेंट्री हुआ। सेफ्टी इन्वेंट्री, अब मान लीजिए रोज का हमारा 50 लगता है और हमारे पास जो गोडाउन है उसमें 200 की कैपेसिटी है, तो सेफ्टी इन्वेंट्री वो है जो आप एक एडिशनल गोडाउन में लेके चलोगे कि अगर 1 या 2 दिन बीच में माल मिस हो गया तो हमें ऐसा ना हो कि कारोबार बंद करना पड़ जाए। अपनी संस्था की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्शन की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। सीजनल इन्वेंट्री, दिवाली का त्यौहार आ गया, कोई और त्यौहार आ गया, उस समय पर जो मार्केट में सेल्स और प्रोडक्शन का रुझान रहता है, उसके हिसाब से आपको जो है
सीज़न के आधार पर इन्वेंट्री को ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। सर्दियों के उत्पाद हैं, गर्मियों में आपको उसका स्टॉक घटाना पड़ेगा। और इसी तरह गर्मियों के उत्पाद हैं, सर्दियों में आइसक्रीम है, मान लो गर्मी में आइसक्रीम की खपत ज़्यादा, सर्दियों में कम है। कंबल की खपत सर्दियों में ज़्यादा और गर्मियों में कम है। देन इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल? शिप से भेजना है, रेल से भेजना है, पाइपलाइन से भेजना है, ट्रक से भेजना है, एरोप्लेन से भेजना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड का आपने यूज़ करना है। लुक, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये पहले भी बात किया कि आपको वो देखना है जो जल्दी हो और जो सस्ता हो, और दूसरा जिसको लोकेशन वाइज सूट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से माल जाना है बांग्लादेश, ढाका जाना है मान लीजिए। अब यहाँ पर आप कौन सा चैनल यूज़ करेंगे? हम तो शिप भेजेंगे। अब शिप भेजने के लिए पहले सबसे नज़दीकी आपको बंदरगाह पर भेजना पड़ेगा। बंदरगाह कौन सी है? कांधला है गुजरात में। अब कांधला से अगर आप भेजते हो तो श्रीलंका के पास से घूम के आएगा बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सूट कर रहा है, ना केवल सस्ता बल्कि सूटेबिलिटी किसकी है। तो वो अगर कांधला वाला रूट लेते हो तो पूरा देश आपको घूम के आना पड़ेगा, और दिल्ली से ढाका अगर वैसे भेजते हो तो मेरे ख्याल से 1.5 दिन में 2 दिन में माल पहुंच जाएगा ढाका तक। सो इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ भेजना है और कितनी जल्दी है, कितनी लेट है आपको। देन इज द लोकेशन। लोकेशन ऑफ योर स्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आपको एक तो स्टॉक कहाँ पर रखना है वो ज़रूरी है, दूसरा डिलीवरी का नेटवर्क कैसा है। बहुत सारे जो वेयर हाउसेज हैं वो अक्सर ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जो शहर से बाहर हो और जहाँ पर बड़े ट्रक ट्राले आराम से आ सके ताकि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई थिंक, एंड इन केस इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन गेट बैक टू मी एनी टाइम. माई डिटेल्स आर with always with you. Thank you so much everybody. Have a good day and take care.